बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान साहब और अमानत गिशकोरी। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम 2 से 3 खबरों पर बात करेंगे, मगर सबसे पहले हम बात करेंगे इस्लामाबाद की एक अदालत ने आज बड़ा अहम फैसला दिया है। आपको याद होगा कुछ रोज़ कबल ही 27 जो यूट्यूब चैनल्स हैं उन पर पाबंदी लगाने का एक फ़ैसला आया और यूट्यूब ने फिर मेल्स भी की उन तमाम 27 व्लॉगर्स को। और आज उसके ऊपर हमारे 2 सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान साहब और असद तूर ने चैलेंज किया था उस फैसले को और एक रिवीजन फाइल की थी ईमान मजारी और हादी चट्ठा के ज़रिए, जिस पर आज अदालत में दलाइल भी हुए। और रियासत आज़ाद बिल्कुल साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रियासत अली आज़ाद भी आज कमरा अदालत में मौजूद थे और आर्ग्यूमेंट भी हुआ वहाँ पर। और फाइनली ये हुआ है कि आज अदालत ने इन 2 जो सहाफ़ी हैं इनकी दरख्वास्त पर फैसला करते हुए उस फैसले को मुअत्तल कर दिया है, जिसमें इनके यूट्यूब चैनल्स को बंद करने, उन पर पाबंदी लगाने या रिमूव करने का ऑर्डर था। और टेक्निकली तो 2 आप लोग हैं, लेकिन इसका इतलाक गालिबन तमाम उन यूट्यूबर्स पर होगा या यूट्यूब चैनल्स पर होगा जिनको मेल्स आई थी या जिनके हवाले से वो फैसला आया था। तो ये एक बहुत बड़ी विन भी है। और हम देख रहे हैं कि जज अफजल मलूका साहब गालिबन जिन्होंने ये ऑर्डर पास अफजल मजूका उन्होंने ये ऑर्डर पास किया है। और इसके अलावा हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन्होंने अब बताया जा रहा है कि सर जोड़ लिए हैं बिलखसूस इमरान खान के दोनों साहबजादों की पाकिस्तान में जो मुतवक्के आमद है उसके हवाले से हतमी फैसला लेने के। और कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि शायद खैबर पख्तूनख्वा यानी पेशावर में वो लैंड करेंगे, इस्लामाबाद में नहीं करेंगे या लाहौर में नहीं करेंगे, इसके ऊपर भी बहस हो रही है। और जब वो आएंगे तो क्या वाकई में तहरीक में कोई जान आएगी, जो तहरीक अभी सिर्फ कागज़ों में है, शुरू भी नहीं हुई, क्योंकि बहुत सारे लोग तो बीमार भी पड़ चुके हैं और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं और लाहौर से हो सकती हैं। इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा आज लाहौर की सदाए दहशतगर्दी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ जो मरकज़ी रहनुमा हैं जो लाहौर के कोट लखपत जेल में असीर हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं और इसके अलावा उमर सरफराज चीमा, मियाँ महमूद रशीद, इनकी दरख्वास्त ज़मानत को खारिज कर दिया है। जिना हाउस के बाहर, कोर कमांडर हाउस के बाहर एक पुलिस वैन को जलाने के इल्ज़ाम में। तो मतीउल्लाह जान साहब, सबसे पहले तो आपसे शुरू करते हैं, बताइएगा जो आज की प्रोसीडिंग्स हुई है सुबह अफजल मजूका साहब की अदालत में, उसका थोड़ा सा अहवाल बताइएगा और इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? जी, फैसला बहुत अच्छा फैसला है और यही फैसला ही होना चाहिए था जो कि आज हुआ है। और अच्छी बात यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अफजल मजूका हैं उन्होंने मुख्तसर दलाइल के बाद ये फैसला सुना दिया है। एडवोकेट रियासत अली आज़ाद जो हैं, जो साबिक सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, उन्होंने मुख्तसर दलाइल दिए और उनके साथ एडवोकेट ज़ैनब जंजुआ, एडवोकेट ईमान मजारी, एडवोकेट हादी, ये भी अदालत में मौजूद थे। और जज अफजल मजूका साहब ने मुख्तसर दलाइल के बाद, इस्तदा सुनने के बाद, उन्होंने फौरी तौर पे इस ऑर्डर को मुअत्तल कर दिया है। अब जहाँ तक आपने वो सवाल किया है कि इसका फ़ायदा तमाम 27 चैनल को होगा, पाकिस्तान में कानूनी तौर पे जब इंटरिम ऑर्डर जो आता है वो सिर्फ उन फ़रीक़ैन की हद तक होता है कि जिन फ़रीक़ैन के लिए वो जो उनके सामने अदालत के सामने होते हैं। मगर चूँकि ये जो ऑर्डर है ये यूट्यूब को भेजा गया है अमल दरामद के लिए, तो मैं समझता हूँ कि यूट्यूब जो है जब एक केस में ये ऑर्डर मुअत्तल हो जाए तो यूट्यूब तमाम केसेस में वो ऑर्डर मुअत्तल समझता है और समझना भी चाहिए, क्योंकि ग्राउंड तो सेम ही है। एक ग्राउंड तो सेम ही है और दूसरा अगर एक ऑर्डर अगर 2 बंदों के लिए फील्ड में नहीं है, अब वो मुअत्तल हो चुका है, तो वो तमाम बंदों के लिए फील्ड में नहीं होगा। तो यूट्यूब की इंतज़ामिया डेफिनेटली इसको बुनियाद बना के वो जो भी उन्होंने नोटिस जारी किए हैं 27 चैनल्स को, उन पर मज़ीद कार्रवाई रोक देगी। और ये एक बड़ा अच्छा एक डेवलपमेंट है। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी के हवाले से जो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया था, तो ये अदलिया ने अपनी गलती को दुरुस्त किया है। और ये दुरुस्तगी जो है ये इसलिए भी ज़रूरी थी कि पूरे दुनिया में पाकिस्तान की अदलिया की भी बदनामी हो रही थी, हुकूमत की भी बदनामी हो रही थी और मीडिया की साख भी मुतासर हो रही थी। तो ये मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा ऑर्डर है और इस ऑर्डर से कुछ हमें उम्मीद पैदा हुई है कि पाकिस्तान में इंसाफ भी हो जाता है। अच्छा, एक हमारे नाज़रीन के लिए वाज़ेह कर दीजिएगा कि आप 2 ही क्यों लोग थे जिन्होंने ये चैलेंज किया था, दीगर लोग क्यों नहीं कर सके इसको? बाकी लोग भी कर रहे हैं, वो अपने वकला के ज़रिए कर रहे हैं।
وہ مجھے بتایا گیا ہے کہ ایڈوکیٹ غیور ہیں جو حبیب اکرم صدیق جان اور شاید ایک اور جو یوٹیوب ہیں ان کی طرف سے بھی وہ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں جو آفتاب اقبال صاحب ہیں شاید ان کی طرف سے کر رہے ہیں. تو یہ تینوں بھی ابھی کر رہے ہیں اور ایک پریسیڈنس سیٹ ہو گیا ہے اور ان کو بھی ریلیف لینے میں اب کوئی مشکل نہیں ہوگی. اور وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ شاید ان کو ریکارڈ نہیں مل رہا, وہ سرٹیفائڈ کاپی نہیں مل رہی اس آرڈر کی. جی ہاں, یہ بھی ایک بڑی عجیب و غریب بات ہوئی تھی کہ جس عدالت نے, جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ کی عدالت نے 27 چینلز کو بین کرنے کا حکم دیا تھا اور یوٹیوب کو بھیجا تھا, اس عدالت میں ان کے اپنے حکم نامے کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں تھا, کوئی کاپی نہیں تھی. اور وہ بڑی حیرت کی بات تھی. اور یہ پھر بتایا گیا ہمارے وکلا کو بھی کہ وہ جو انکوائری افسر تھے وہ ریکارڈ اپنے ساتھ ہی لے گئے. حالانکہ عدالتیں جب اپنا حکم جاری کرتی ہیں تو اس کی اپنے پاس ایک کاپی رکھتی ہیں, اپنے عدالت کا ریکارڈ ہوتا ہے, وہ عدالت کا حکم ہوتا ہے. اور وہ عدالت کے عملے کی غفلت سمجھیں یا کسی کی بدنیتی سمجھیں, میرے خیال میں یہ ہمیں تاخیر تو ہوئی, مگر پھر بھی جو کہتے ہیں نا کہ دیر آئے درست آئے, تو ریکارڈ پھر بعد میں منگوا لیا گیا. اور وہ ریکارڈ آنے کے بعد اس کی کاپی بھی پھر جاری کر دی گئی جو عباس شاہ کی عدالت کی طرف سے, اور پھر اس مصدقہ کاپی کی بنیاد پہ ہم نے اپیل دائر کی تھی جس کو اوپر آج یہ حکم نامہ جو ہے معطل کر دیا گیا. ویسے کسی مہذب معاشرے میں یہ کتنا امبیرسنگ مومنٹ ہوگا کہ ایک جج نے ایک آرڈر کیا اور اس کے اوپر ایک اور جج جو ہے اس آرڈر کو فوری طور پر من گھڑت مطلب اسے قلعدم قرار دے رہے ہیں. امانت کشکوری صاحب سر آپ کو پتہ ہے بڑے باخبر ہیں, ان کو اندر کی خبریں بھی معلوم ہوتی ہیں, تو ان سے ہم یہ جانیں گے. امانت کشکوری صاحب, آپ بتائیے گا کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے, کیا حکومت رک جائے گی یا کوئی نیا پینترا بھی آزمایا جا سکتا ہے ان 27 لوگوں بالخصوص اسطور اور مطیع اللہ جان, کیونکہ ان کے حوالے سے ہی آج جو آرڈر آیا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ رکے گا یا مزید آگے بڑھے گا اور پھر اس کے بعد مزید عدالتی کارروائی آئے گی اور کچھ اور آرڈرز بھی آئیں گے؟ نہیں سر, حکومت نے رکنا ہوتا تو یہ پہلی کارروائی نہیں تھی. مفتی صاحب کو دیکھیں, انہوں نے اغوا بھی کیا, اور اسطور کا دیکھیں, وحید مراد کے واقعات آپ کے سامنے. تو حکومت نے رکنا ہوتا تو ایک واقعے کے بعد وہ رک جاتی. لیکن حکومت کا جو بیانیہ ہے جو وہ پیش کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے حکومتی وزراء, وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ اینٹی اسٹیٹ باتیں کرتے ہیں. اب وہ کیا باتیں, ایسی کیا باتیں ہیں کہ ریاست کے خلاف وہ باتیں ہو رہی ہیں, قانون کی خلاف ورزی ہو گئی ہے, آئین کی خلاف ورزی ہو گئی ہے, اور آپ ایک ایسی عدالت سے آرڈر لے رہے ہو جہاں جس نے نوٹس ہی نہیں کیا. مفتی صاحب موجود ہیں, ہم نے گزشتہ روز بھی جب ان کے چینل بند ہوئے اس روز بھی بات کی تھی کہ ان کو بغیر سنے بغیر نوٹس کیے آپ نے ایسا فیصلہ دے دیا, مطلب شامل موقع ہی نہیں ملا ان کو. اور آرڈر تب آیا جب میڈیا پہ پہلے خبریں چل گئیں, سوشل میڈیا پہ لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا, لسٹ آ گئی, وہ لسٹ پتہ نہیں کدھر سے آئی. سے آیا ایسا ہی ہے کیونکہ نوٹس یوٹیوب والوں نے نوٹس دے دیا, انہوں نے نہیں دیا. یوٹیوب نے نوٹس دیا اور اس نوٹس کے نیچے یہ آرڈر تھا. ایسا ہی ہے, یوٹیوب کی میل جب آئی آپ کو تو اس کے بعد یہ انہوں نے خبر جو ہے وہ پھیلائی ہے, اور ان کے آرڈر ہی نہیں تھا ان کے پاس, پتہ نہیں کدھر سے آرڈر آیا تھا. جیسے بدقسمتی سے ہماری عدالتیں جس طرح کے آرڈر سناتی ہیں آج کل, وہ آرڈر انہیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ کیا سنانا ہے, پھر وہ محفوظ ہو جاتا ہے, محفوظ ہونے کے بعد آرڈر سنایا جاتا ہے. تو سر یہ رکنے والے نہیں ہیں عادل صاحب, اور کیونکہ ان کو خطرہ اس بات سے ہے کہ ہماری جو حکومت ہے جس طریقے سے جس طرح کے انتخابات ہوئے, آپ نے خود کور کیے انتخابات, ہم نے راولپنڈی کا الیکشن NA51 میں کور کیا, اور نون لیگ کے جو امیدوار تھے وہ خود چلے گئے ہمارے سامنے, میڈیا کے سامنے ٹاک کر کے گئے کہ بھائی ہم ہار گئے, اور اپنے پولنگ اسٹیشن سے وہ ہار گئے, گھر سو گئے, صبح اٹھے تو وہ جیتے ہوئے تھے. نہیں, انہیں غلط انفارمیشن رات کو ملی تھی کہ وہ ہار گئے ہیں, وہ اصل میں جیتے ہوئے, وہ ہار کر جیتنے والے بازی کر رہے ہیں. نیٹ بند کیا ہوا تھا ان کے نا, رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا شاید. بالکل, وہ سورسز ان کے. اچھا یہ بتائیے گا, لاہور سے آج آپ بتا رہے, اس میں ایک چھوٹی سی کلیئر کر دوں, ہمیں انکوائری کے وقت بھی کوئی نوٹس نہیں دیا گیا, اور جو عباس شاہ صاحب کی عدالت نے جو یوٹیوب چینل بین کرنے کا حکم دیا تھا, ہمیں ابھی پتہ چلا ہے کہ وہ فائل میں کوئی ایک لسٹ, ایک ٹیبل بنایا گیا تھا جس میں میرے اسطور اور دیگر کے ناموں کے آگے وہ جملے لکھے ہوئے تھے جن پہ ان کو اعتراض تھا. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو فوج کے خلاف بات کرتے ہیں, ریاستی اداروں کو خلاف بات کرتے ہیں, اور اس طرح کی کچھ چیزیں تھیں. لیکن وہ جو جملے جو قابل اعتراض جملے تھے وہ سارے لکھنے کے بعد اینڈ پہ کسی انکوائری افسر یا کسی بھی سرکاری بندے کے دستخط نہیں تھے. ویسے ہی ایک خالی کاغذ تھا بغیر دستخطوں والا, جس کی بنیاد پہ عباس شاہ صاحب نے جو ہے وہ 27 یوٹیوب چینل بین کر, یہ پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ بھائی آپ کے دستخط. وہ انکوائری رپورٹ بھی
टेक्निकली वजूद नहीं रखती, क्योंकि होती तो फाइल में लगी होती है, बिल्कुल ऐसे। और जो वो टेबल लगा हुआ है कि ये काबिल एतराज़ जुमले, उन पे किसी का दस्तखत ही नहीं है। तो ये मैंने कहा ये भी सर बड़ी ये हमारी तफ्तीश का तो यही आलम है। अभी FIA की जो कारकर्दगी है वो भी हम देख रहे हैं, जस्टिस एजाज इसाक की अदालत में, वो भी हमारे इदारे तो माशाल्लाह से एक्सपोज खुद को कर ही रहे हैं। लाहौर से भी आज एक बड़ा अहम आर्डर आया है। बताया जा रहा है कि दहशतगर्दी की अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन असीरान, उन रहनुमाओं को जो कि जेल में कैद हैं एक तवील अरसा से 9 मई के बाद से, जिन्होंने हाल ही में एक खत भी लिखा और जिसमें उन्होंने अमन का झंडा लहराया और मुज़ाकरात की बात की, और आज उनकी भी जमानतें मुस्तरद कर दी गई। ये क्या स्टोरी है? क्या आपको लगता है कि अब मामला उस तरफ कहाँ जा रहा है? नहीं, इन्होंने जब मुज़ाकरात की बात की तो बड़ा मीडिया पे चलाया गया कि जी सीनियर बंदू ने कह दिया है तो अब मुज़ाकरात होने चाहिए। फिर इमरान खान साहब के हवाले से अंसार अब्बासी साहब ने भी कॉलम लिखे, उन्होंने कहा कि जी उन्होंने मुस्तरद कर दिए अपने सीनियर बंदू की बात को, नहीं माना इमरान खान ने, तो मुज़ाकरात होने चाहिए थे। आप सीनियर लोग हैं, उनसे मीटिंग भी हुकूमती मेंबरान की अस्पताल में शाह कुरैशी साहब को जब रखा हुआ था तो वो मुज़ाकरात के हवाले से ही उनसे बातें हो रही थी। तो वो उन पर कोई एक मुकदमा नहीं है, 9 मई के कई मुकदमात कायम हैं। तो आज भी एक मुकदमे में उनकी ज़मानत थी, शाह कुरैशी थे, मियां महमूद रशीद हैं, उमर चीमा हैं। तो वो साहब को पता था, सोशल मीडिया पे पहले ही सुबह से ही लोगों ने वो ट्वीट करना शुरू कर दिए थे ट्विटर पे कि उनकी ज़मानत खारिज हो जाएगी, और जज साहब जो हैं उनका नाम लिख के बताया जा रहा था कि इस जज के सामने केस लगा है तो वो ज़मानतें खारिज ही होंगी। तो ये एक हकीकत है कि केस अभी फैसला नहीं आया होता और लोग पहले ही समझ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जब तक डील नहीं होती, कोई बात नहीं होती, मुज़ाकरात नहीं होते तो एक ज़मानत किसी को नहीं मिल सकती। जिस तरह इमरान खान साहब के 8 मुकदमात में लाहौर हाई कोर्ट ने वजह बताई है कि जी एक सरकारी सब इंस्पेक्टर हैं तो वो चक्री भी पहुंच जाते हैं, वो लाहौर जमान पार्क भी थे, तो इसी तरह के मुकदमात हैं उन पर भी, और ये जमानतों का फैसला कोई लेकिन नया नहीं है। लेकिन चीफ जस्टिस सियाह अफरीदी साहब एतमाद का इजहार कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमारी अदालतें शुक्र करें अल्लाह का और ये आप काम हमारा कर काम रही नहीं था, हैं। तो मती भाई ये जो एक तासुर अभी अमानत ने बात की है बड़ा ज्यादा हो चुका है। हमने देखा है साकिब निसार साहब के दौर में भी इक्का दुक्का इस तरह के वाकयात होते थे कि अंदाजा लगा लिया जाता था फैसला क्या होगा। यहाँ पर तो अब आवे का आवे ही बिगड़ चुका है। अब मातहत अदलिया के भी जजेस साहिबान का जब नाम आता है तो बता दिया जाता है कि फैसला ये होगा। ये तासुर कितना खतरनाक है पाकिस्तान में, और अदलिया के ऊपर जो लोगों का एक ट्रस्ट डेफिसिट है वो बढ़ाने में ये कितना मजीद अपना किरदार अदा करेगा। देखिए जी, एक अदालत में आज मुझे जब जाने का इत्तेफाक हुआ तो मैंने अदालत के अमले के एक साहब से पूछा कि ये जो जज साहब की कुर्सी है इसके ऊपर एक फॉर्म रखा हुआ था, वो जो नहीं है, हाँ, बैकबोन को सपोर्ट देने वो के लिए रिलैक्सर होता है बेसिकली। उन्होंने कहा जी वो रीढ़ की हड्डी के लिए होता है, वो जो शहबाज शरीफ साहब भी रखते हैं, हाँ वो भी रखते हैं, वो बेसिकली बैकबोन का मसला हो। मैंने सिर्फ उनसे यही बात की, मैंने कहा यार अगर रीढ़ की हड्डी हो तो फिर तो समझ आती है, जब रीढ़ की हड्डी नहीं है तो फिर ये फॉर्म रखने की क्या जरूरत है कुर्सी पे। मसला सारा यही है कि जजेस हमारे जो हैं, अब जैसा आपने कहा तासुर है, आपने ज़रा इंकिसारी से काम लिया, वो बाकायदा अब सियासी सूरत हाल के मुताबिक अपने फैसले लिखते हैं। और आप ये देख लेना कि ये बगैर नोटिस के और बगैर वजूहात के आपने एक फाइंडिंग दे दी बगैर सुने, और फिर वहाँ पे ज़मानत जो है मुस्तरद कर दी गई, बावजूद इसके अलावा 2 साल तकरीबन हो चुके हैं ये लोग जेल में, और पाकिस्तान के कवानीन जो है CRPC उसमें भी है कि भाई जो 2 साल से जेल में है उसको तो मैंडेटरी उसकी ज़मानत होती है, और ना उनके ट्रायल का फैसला हो रहा है। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी तरफ से बहुत बड़ा एक डिसीजन दे दिया कि जी 4 महीने में इसका फैसला किया जाए। अब इस सुप्रीम कोर्ट के इस 4 महीने की डेडलाइन की वजह से भी ये ज़मानतें नीचे नहीं मिल रही। अगर ये फैसला ना होता तो शायद नीचे ज़मानत मिल जाती, लेकिन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने ये जो 4 महीने का टाइम दिया है, ये बज़ाहिर इसलिए नहीं दिया था कि लोगों को जल्द इंसाफ मिले, ये बज़ाहिर इसलिए दिया था कि अगले 4 महीने तक ज़मानत कोई ना हो, और वही हो रहा है, और साढ़े को कोई ना हो, और साढ़े को बार बार हमारे पास कोई नया ज़मानत। रीढ़ की हड्डी तो ये है ना, नीचे वाली अदालतें जो हैं, जो आपने रीढ़ की हड्डी की बात की तो सुप्रीम कोर्ट ही होती है। जब सुप्रीम कोर्ट से ऐसे आर्डर आएंगे तो नीचे वाली तो अदालतें फिर उन्होंने उसी को ही देखना है। नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई रीढ़ की हड्डी है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कोई रीढ़ की हड्डी नहीं है। अगर जजों की रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो अदालत की कौन सी रीढ़ की हड्डी होती है? ये तो सब बगैर हड्डी वाले हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जो जमानत के केसेस हैं उनको प्रायोरिटी पे
डिसाइड करना चाहिए। बिल्कुल, अगर वो ट्रायल में शरीक हों, अगर नहीं हो रहे ट्रायल में तो फिर आप कह सकते हो। तो रीढ़ की हड्डी की बात हुई तो अदील साहब उस पर मुस्कुरा रहे हैं। नहीं यार, मैं तो बस ये पूछना चाह रहा हूँ, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हंसी रुकेगी नहीं फिर यहाँ पर। एक जो चीज अब डिस्कस हो रही है, बताया जा रहा है, जो पीटीआई की लीडरशिप है उसने गुज़िश्ता रात भी उनकी एक मीटिंग हुई, आज भी गालिबन उनकी कोर कमेटी की मीटिंग, उसमें बताया जा रहा है कि हतमी तौर पर अब ये डिसाइड हो रहा है या हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है। ऑब्वियसली पहले जमायमा गोल्डस्मिथ या जमायमा खान से पूछा जाएगा कि वाकई में वो विलिंग है उनके बेटे आने के लिए, क्योंकि अभी तो ये भी कंफर्म नहीं है कि उन्होंने यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आने की क्या उनको गारंटी है कि वो गिरफ्तार नहीं होंगे। ज़ाहिर बात है वो वालदा हैं, और उन्होंने कल अपने रिजर्वेशन शो भी किए हैं। जो राना सनाउल्लाह साहब एक बड़े ज़िम्मेदार हुकूमती शख्सियत है, और उनकी जानिब से इस तरह का जो बयान है वो मैं समझता हूँ कि दुनिया भर में एक पैगाम भी जाता है, जिससे कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है उसके ऊपर अब हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है। आप क्या समझते हैं सर? लेट से फैसला हो जाता है कि वो आएंगे और इस्लामाबाद नहीं आते, लाहौर नहीं आते, मान लेते हैं कि पेशावर में आ जाते हैं वो, तो क्या वो तहरीक चलाने में कामयाब हो जाएंगे और उस तहरीक के बदले में जो वो हासिल करना चाहते हैं वो उनको मिल जाएगा? मेन सवाल तो ये है। देखिए अदील, आपको याद होगा जब भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव जो है उसको हमने पकड़ा था, रंगे हाथों पकड़ा था, और वो बड़े सबूत भी हैं उसके खिलाफ, तो उसकी फैमिली से मुलाकात भी नहीं हम इजाज़त दे पा रहे थे, और सिक्योरिटी रीजंस हैं, डेफिनेटली हमारी अपनी एक वजूहत थी, और फिर हमने उसको उसके काउंसिल तक रसाई का भी एक इशू था। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में फिर ये मामला चला गया, और वहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि ट्रायल तो चले आप कर रहे हैं, लेकिन उनको अपील का हक भी दें, ठीक है, उनकी फैमिली को भी मुलाकात करवाएं। तो एक भारतीय जासूस की मुलाकात जो है वो उसकी भारत से आई हुई फैमिली से तो कराई जाती है, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का डंडा आ गया। तो फिर इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म है, ठीक है, ये और बात है, वो जैसे आए जो भी आए वो एक सियासी मामलात हैं, वो एक साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनके बेटे उनको मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं, तो हम किस मुँह से उनको रोक सकते हैं? ठीक है ना, औलाद हैं वो, ठीक है। दूसरा, मरियम नवाज अपने बाप के लिए रिहाई के लिए जद्दोजहद करती रही हैं, अदालतों के चक्कर लगाती रही हैं, गिरफ्तार खुद भी हुई हैं। इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए जद्दोजहद करती रही हैं, गिरफ्तार नज़रबंद भी रही हैं, नुसरत भुट्टो भी। तो गो के जो कासिम और सुलेमान हैं वो पाकिस्तान के शहरी नहीं, बरतानिया के शहरी हैं, लेकिन उससे पहले वो बेटे हैं, ठीक है ना, वो औलाद हैं। तो ये जो रिश्ता है ये एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड रिश्ता है, ये किसी कानून और उससे ज़्यादा हैवी है और वज़नदार है, ठीक है। अब मुझे तो ये लग रहा है सिंध और पंजाब की हुकूमतों को देख के कि जैसे कासिम नहीं मोहम्मद बिन कासिम आ रहा है तो मतलब परेशानी इतने पैनिक कर गए हैं, और पता कर लेंगे इनको, और पता नहीं है दोबारा शायद सिंध वाले ख़ास तौर पे सिंध हुकूमत जो है। और दूसरी बात ये है कि कहाँ, पहली बात तो ये उनका राइट है कि उनको वीज़ा दिया जाए, नहीं दिया जाएगा तो आप ये ज़हन में रखें कि बरतानवी हुकूमत इसका नोटिस लेगी, क्योंकि यहाँ से सारे वीज़े लगवा के बरतानिया जाते हैं, ठीक है ना। ये किस मुंह से एक बरतानवी शहरी को वीज़ा डिनाई करेंगे, और वो शहरी जो इधर सैर के लिए नहीं आ रहा, वो अपने एक कैद बाप से मिलने के लिए आ रहे हैं, ये यहाँ से बरतानिया जाते हैं, ये बड़े सारे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, ये किस मुंह से एवन फील्ड के प्रॉपर्टीज में लंदन में जाके अस्पतालों में इलाज कराते हैं, लंदन के एवन फील्ड जायदादों पे रहते हैं, ठीक है, फैमिलीज उधर हैं, इनके बच्चे बरतानिया के शहरी हैं। तो क्या इस बुनियाद पे उनको इनकार किया जाएगा पाकिस्तानी वीज़ा कि उनके बच्चे जो हैं बरतानिया के शहरी हैं, कासिम और सलेमान? तो फिर हसन और हुसैन क्या हैं? फिर वो किस मुंह से पाकिस्तान आएंगे? उनको किस बुनियाद पे वीज़ा दिया जाएगा? तो ये भूलना नहीं चाहिए कि आने वाले वक्तों में ये चीज़ किसी और के साथ भी हो सकती है, ठीक है, उस वक्त। और ये बार बार हो चुकी है ये चीज़ें इन सारों के साथ, और ये फिर भी नहीं सबक सीखते हैं। तो मेरे ख्याल में उनको आना चाहिए। सिर्फ हुकूमत का ये कंसर्न हो सकता है कि वो पेशावर में ना उतरे, क्योंकि पेशावर में उतरे तो शायद बात वही है कि फिर मोहम्मद बिन कासिम जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से चलेगा, खैबर से आएगा, अपनी खैबर से आएगा तो वो चाहेंगे कि शायद इस्लामाबाद में आ जाए, उनकी मुलाकात करा दें, उन्होंने कहा आप जी आप जाएं, आपकी मुलाकात होगी। तो ये इस बात का इम्कान मौजूद है। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ कि
یہ ان بچوں کا حق ہے کہ وہ میڈیا سے بھی یہاں پہ بات کریں. یہ ان بچوں کا حق ہے اپنے والد سے ملاقات کریں. جدوجہد کا حق بھی ہے ان کو, سیاسی طور پر مطلب ریلیز میں وہ شریک ہو سکتے ہیں. دیکھیں نا, برطانیہ میں ہائیڈ پارک میں جا کے ہم پاکستانی کیا کچھ نہیں بولتے, تقریریں نہیں کرتے, ہم پاکستانی وہاں جلسے جلوس نہیں کرتے, ہم نعرے نہیں لگاتے. تو یہاں آ کے اگر 2-4 نعرے وہ لگا دیں, 2 بیٹے اولاد جو ہے, تو وہ کون سا کتنا بڑا جرم ہو گیا. لیکن وہ جرم اس وجہ سے ہو جاتا ہے نا سر کہ جب وہ 2 بیٹے آ کے یہاں پہ نعرے لگائیں گے تو ان کے پیچھے بہت سارے لوگ آ جائیں گے نعرے کا جواب دینے کے لیے. تو وہ اصل خوف ہے حکومت کو یا اس وقت موجودہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کو. نہیں تو اچھی بات ہے نا کہ دیکھیں نا, پاکستانی نعرے لگا کے پاکستانیوں کو تو باہر نہیں نکال سکے, تو اگر عمران خان کے بیٹے نعرے لگا کے نکال لیں تو یہ تو بہت بڑی بات ہے نعروں سے. بہرحال امانت کشوری صاحب, لاسٹلی آپ بتائیے گا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ جو عمران خان کے 2 صاحبزادے ہیں, ان کی سابقہ اہلیہ ہیں, ان کے یہاں پر آنے کے بعد بھی کیا کوئی چانسز ہیں عمران خان صاحب کو ریلیف ملنے کے, یا ان کی پارٹی کے اوپر جو اس وقت سختی ہیں ان کو کم ہونے کے؟ نہیں, ان کے ریلیف الگ معاملہ ہے. جس طرح متی صاحب نے بات کی, یہ تو ان کا رائٹ ہے, کیونکہ پہلے ان کی ٹیلی فونی گفتگو ہوتی تھی, وہ بھی کافی عرصے سے بند کر دی گئی ہے, تو ان کے پاس کوئی ایکسیس نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے والد صاحب کس حالت میں ہیں. اور جو عمران خان صاحب کی جانب سے ابھی حالیہ بیانات آئے ہیں کہ ان کو صرف 2 گھنٹے باہر جانے کی اجازت ہے, ٹی وی اخبار سب کچھ مطلب کٹ کر دیا ان کو, اور باہر آ کے ان کے لیڈران جو باتیں کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف ہی شروع ہوتے ہیں, اور پوری پارٹی کو جس طرح ایک سوچے سمجھے منصوبے سے تقسیم کیا جا رہا ہے. تو ریلیف ملنا مشکل نظر آ رہا ہے, لیکن ملاقات ان کی کرانی چاہیے, وہ آئیں ادھر اور والد سے ملاقات کریں, یہ رائٹ ضرور ان کو ملنا چاہیے. اب باقی ریلیف مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کوئی کم از کم یہ ضرور ہو جائے گا کہ ان کے یہاں پر آنے سے پاکستان تحریک انصاف کے ان کارکنان کا مورال تھوڑا سا بلند ہو جائے گا وقتی طور پر. لیڈران ایکٹیو تو نہیں ہے, بہرحال بہت سارے بیمار ہو چکے ہیں, بہت سارے سنا گرفتاریاں بھی دینے جا رہے ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں آگے چل کر کیا ہوتا ہے. جب ذہنی بیماروں سے مقابلہ ہو تو بندہ بیمار بھی نہ ہو, یہ بات تو آپ کی بالکل درست ہے. بہرحال دیکھتے ہیں آگے چل کر مزید کیا کچھ ہوتا ہے. آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی. مجھے متی اللہ جان صاحب کو اور امانت کشوری صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.